हेलो एंड वेलकम टू फॉर्मूलेटर। तो आज हम जो कोर्स शुरू करने वाले हैं उसका नाम है फिजिक्स, वेव्स एंड ऑप्टिक्स एंड इंट्रोडक्शन टू क्वांटम मैकेनिक्स। ओके, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक कोर्स है, ठीक है, जो सेकेंड सेमेस्टर डबल ई, ईसी और ट्रिपल ई के स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो सबसे पहले हम आज का टॉपिक होगा सिंपल हार्मोनिक मोशन। बट जो हमारा पूरा फिजिक्स का कोर्स है जो सेकेंड सेमेस्टर के लिए है वो 8 मॉड्यूल्स में डिवाइडेड है। पहले एक ओवरव्यू दे देते हैं सिलेबस का कि 8 मॉड्यूल्स में डिवाइडेड है और ये लगभग 40 से 45 लेक्चर में कंप्लीट होने वाला है। ठीक है, तो इस 8 मॉड्यूल में जो हमारा सबसे पहला मॉड्यूल है उसका नाम है वेव्स। ठीक है, जो सबसे पहला है उसका नाम है वेव्स। ठीक है, और ये लगभग 3 लेक्चर्स में कंप्लीट होगा। इसमें पढ़ना क्या क्या है आपको? वेव्स में आपको जो पढ़ना है वो पढ़ना है हार्मोनिक ऑसिलेटर्स के बारे में। ठीक है, हार्मोनिक ऑसिलेटर्स के बारे में पढ़ना है। ये क्या होते हैं हम आगे देखेंगे। ठीक है, तो पहला है हार्मोनिक ऑसिलेटर। इसी में, ठीक है, आपने पढ़ा होगा सिंपल हार्मोनिक मोशन। ठीक है, इसी में पढ़ना है सिंपल हार्मोनिक मोशन। ठीक है, हार्मोनिक ऑसिलेटर्स में बेसिकली दो तरह के ऑसिलेटर्स पढ़ने हैं। ठीक है, एक है मैकेनिकल ऑसिलेटर्स, ठीक है, एक है मैकेनिकल ऑसिलेटर्स और दूसरा है इलेक्ट्रिकल ऑसिलेटर्स। ठीक है, इसको डिटेल में पढ़ेंगे। एक है मैकेनिकल ऑसिलेटर और एक है इलेक्ट्रिकल ऑसिलेटर। तो हार्मोनिक ऑसिलेटर्स पढ़ने हैं, इसमें सिंपल हार्मोनिक मोशन का कॉन्सेप्ट आएगा। ठीक है, इसके अलावा हार्मोनिक ऑसिलेटर में डैम्प्ड हार्मोनिक ऑसिलेटर, ठीक है, डैम्प्ड हार्मोनिक ऑसिलेटर्स और फोर्स्ड हार्मोनिक ऑसिलेटर्स के बारे में पढ़ना है। फोर्स्ड हार्मोनिक ऑसिलेटर्स। ठीक है, तो ये हमारा पहला जो मॉड्यूल 1 है इसमें इतना आपको पढ़ना है। ठीक है, ये है मॉड्यूल 1 जो 3 लेक्चर्स में लगभग हम लोग इसको कंप्लीट कर लेंगे, जिसमें हार्मोनिक ऑसिलेटर, मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल ऑसिलेटर्स होंगे। इसमें सिंपल हार्मोनिक मोशन पढ़ना है। ठीक है, डैम्प्ड हार्मोनिक ऑसिलेटर और फोर्स्ड हार्मोनिक ऑसिलेटर्स के बारे में पढ़ना है। इन दोनों में पूरा हमको डिफरेंशियल इक्वेशन लिखना है, इन दोनों का, डैम्प्ड और फोर्स्ड का, और उसका सॉल्यूशन भी करना है। ठीक है, डिफरेंशियल इक्वेशन लिखना है और इसका सॉल्यूशन भी करना है। ठीक है, पूरा डिफरेंशियल इक्वेशन। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस मॉड्यूल 1 से प्रीवियस ईयर्स में सेमेस्टर्स में 14 नंबर के क्वेश्चन आए हुए हैं और इससे क्वेश्चंस आते भी हैं। तो अगर आप सिर्फ इतना भी कंप्लीट करते हैं तो आपका 14 मार्क्स सेमेस्टर में हो जाएगा। ठीक है, एक मॉड्यूल से आपको 14 मार्क्स का एक क्वेश्चन लगभग आता ही है, आप पीवाईक्यू देख सकते हैं। ठीक है, ओके, तो हम इसको स्टार्ट करते हैं। हम स्टार्ट करेंगे बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, जिसमें आप अच्छे स्टूडेंट हो या एवरेज स्टूडेंट हो, लेकिन सब के लिए एकदम बिल्कुल बेसिक से शुरू करेंगे और धीरे धीरे अपना लेवल हाई करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले जो हम टॉपिक कवर करेंगे वो है सिंपल हार्मोनिक मोशन का टॉपिक। ठीक है, लेकिन सिंपल हार्मोनिक मोशन समझने के लिए उससे पहले आपको कुछ बातें समझनी पड़ेगी, जैसे कि पीरियोडिक मोशन क्या होता है, ठीक है, या फिर ऑसिलेटरी मोशन क्या होता है। ठीक है, इन सब चीजों के समझने के बाद, ठीक है, आपको सिंपल हार्मोनिक मोशन आसानी से समझ में आएगा। ठीक है, तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि पीरियोडिक मोशन क्या होता है। पीरियोडिक मोशन, ठीक है, आप में से ज्यादातर को पता होगा पीरियोडिक मोशन क्या होता है। एक्चुअली ऐसा कोई भी मोशन, ठीक है, पीरियोडिक मोशन को अगर आप डिफाइन करना चाहें तो ऐसा कोई भी मोशन
जो एक फिक्स्ड इंटरवल के बाद अपने आप को रिपीट करता हो, ठीक है, एक फिक्स्ड इंटरवल के बाद अपने आप को रिपीट करता हो, तो वैसे मोशन को क्या बोलते हैं? पीरियोडिक मोशन बोलते हैं, ठीक है। ऐसे कई सारे एग्जांपल्स हैं, ठीक है। तो इट रिपीट्स आफ्टर अ फिक्स्ड इंटरवल। तो एक फिक्स्ड इंटरवल के बाद ये जो मोशन होता है अपने आप को रिपीट करता है। फॉर एग्जांपल, मान लीजिए सोलर सिस्टम को आप जानते हैं, सोलर सिस्टम के सेंटर में क्या होता है? हमारा सन, ठीक है। सोलर सिस्टम के सबसे सेंटर में जो हमारा है वो है सन, और सन के चारों ओर अर्थ जो है, हमारा अर्थ, वो क्या करता है? रिवॉल्व करता है, ठीक है। ये अर्थ जो है सन के चारों ओर रिवॉल्व करता है। आपको पता है कि अर्थ को सन का एक चक्कर लगाने में कितना टाइम लगता है? 365 डेज, ठीक है। सभी जानते हैं 365 डेज का समय लगता है, ठीक है। अगर पूरा प्रिसाइजली कहें तो 365 डेज और 6 आवर्स का समय लगता है, ठीक है। ये 6 आवर्स का कॉन्सेप्ट शायद आपको पता होगा, इसीलिए एक लीप ईयर का कॉन्सेप्ट आता है। आपको पता है ना कि हर 4 साल में क्या आता है? लीप ईयर आता है, जो कि 366 डेज का होता है। तो ये एक एक्स्ट्रा दिन कहाँ से आया? ठीक है, यहीं से आता है, क्योंकि जो अर्थ को एक रोटेशन कंप्लीट जो करना है वो 365 में ना करके 365 और 6 आवर्स में करता है, 365 डेज और 6 आवर्स में करता है। तो अगर 4 साल में देखें तो 6 प्लस 6 प्लस 6 प्लस 6 कितना हो जाएगा? 24 आवर्स हो जाएगा, और एक दिन बन जाता है। तो पूरा जो होगा हर 4 साल में एक एक्स्ट्रा डे आता है, जिसको हम लीप ईयर बोलते हैं, ठीक है। तो ये तो इसका हो गया। अब इधर देखते हैं, हाँ, तो मान लीजिए ये हमारा अर्थ रोटेट कर रहा है सन के अराउंड, तो हर 365 डेज और 6 आवर्स में ये एक रोटेशन कंप्लीट कर लेता है, ठीक है। अब ऐसा तो नहीं है कि ये एक रोटेशन मतलब 365 डेज में कर रहा है और नेक्स्ट रोटेशन ये 355 डेज में कर रहा है, 345, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो ये एक रेवोल्यूशन हमेशा इसी टाइम में, एक फिक्स टाइम में कंप्लीट करता है, ठीक है, जो कि 365 डेज 6 आवर्स का होता है। तो ऐसे मोशन को बोलते हैं हम पीरियोडिक मोशन, कि एक फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम में ये अपने आप को रिपीट करता रहता है, ठीक है। और भी एग्जांपल्स हैं, बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, जैसे एक क्लॉक, ठीक है। क्लॉक में आवर हैंड होता है, मिनट हैंड होता है और सेकेंड हैंड होता है। तो हर हैंड जो होता है क्लॉक का, वो एक फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम में क्या होता है? रोटेट करता है। जैसे कि मिनट हैंड का एग्जांपल ले, तो मिनट हैंड को एक रोटेशन कंप्लीट करने में कितना समय लगता है? 60 मिनट का समय लगता है, ठीक है। 60 मिनट में ये मिनट हैंड पूरा एक चक्कर लगा लेता है घड़ी का। तो नेक्स्ट अगर रोटेशन की बात करें तो वो भी तो 60 मिनट में ही करता है, नेक्स्ट रोटेशन फिर 60 मिनट में करता है। मतलब कि इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम में ये कंप्लीट करता है, एक फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम कह सकते हैं, या फिर इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम लेता है एक रोटेशन को कंप्लीट करने में। तो ऐसे ऐसे जितने भी मोशन होंगे उसको बोलते हैं पीरियोडिक मोशन, ठीक है। आई होप आप समझ गए होंगे अच्छे से पीरियोडिक मोशन का, ठीक है। अब पीरियोडिक मोशन को समझने के बाद जो हमारा सेकेंड टाइप का मोशन है, जिसको बोलते हैं ऑसिलेटरी मोशन, ठीक है, इसको बोलते हैं ऑसिलेटरी मोशन। अब ऑसिलेटरी मोशंस क्या होते हैं? ठीक है, तो वैसे मोशन जो अपने एक फिक्स पोजीशन पे, ठीक है, फिक्स पोजीशन से, जिसको बोलते हैं मीन पोजीशन, ठीक है। पहले समझते हैं मीन पोजीशन क्या होता है। तो मान लीजिए आपने एक पेंडुलम लिया, ठीक है, पेंडुलम आप जानते हैं, ठीक है, पेंडुलम होता है, ये इसका लेंथ होता है, थ्रेड होता है, ये इसको बॉब बोलते हैं, ठीक है, एक कोई मास होगा, ठीक है। अगर आप इसको राइट साइड या फिर लेफ्ट साइड इसको डिस्प्लेस करें, ठीक है, अभी हम इस पे नहीं जा रहे, बस मीन पोजीशन समझ रहे हैं। मान लीजिए आपने, अच्छा, मान लीजिए आपने इस पेंडुलम पे कोई भी फोर्स नहीं लगाया है, कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाया है, बस पेंडुलम को छोड़ दिया है वैसे ही,
ठीक है, तो ये पेंडुलम क्या होगा, यहाँ रुका हुआ होगा यहाँ पे, ठीक है, कोई मूवमेंट नहीं होगा। इस पे एक फोर्स लग रहा होगा, डाउनवर्ड फोर्स, जो कि कौन सा फोर्स है, ग्रेविटी है, mg, ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे की ओर। और एक फोर्स जो कि इक्वल होगा इस फोर्स के, वो इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में लग रहा होगा, जो इस थ्रेड या स्ट्रिंग से लग रहा होगा, जिसको बोलते हैं टेंशन फोर्स। और ये दोनों इक्वल होगा और दोनों को कैंसल आउट कर देगा, तो ये अपने एक फिक्स्ड पोजीशन पे हमेशा रहेगा। ठीक है, इसी पोजीशन को बोलते हैं मीन पोजीशन। ठीक है, इसी पोजीशन को बोलते हैं जहां पे ये फिक्स है, कोई मूवमेंट नहीं हो रहा, इसी को बोलते हैं मीन पोजीशन। अब इस मीन पोजीशन के आप राइट साइड में भी इसको डिस्प्लेस कर सकते हैं और इसको लेफ्ट साइड में भी डिस्प्लेस कर सकते हैं। अगर आप एक्सटर्नल फोर्स लगाएं तो ये आप इधर उधर डिस्प्लेस कर सकते हैं। तो आप समझ गए होंगे मीन पोजीशन क्या होता है। ठीक है, तो ऑसिलेटरी मोशन में क्या होता है कि ऑब्जेक्ट जो है अपने मीन पोजीशन से टू एंड फ्रो वाइब्रेट करता है या ऑसिलेट करता है। ठीक है, अपने मीन पोजीशन से टू एंड फ्रो अब इस साइड एंड दिस साइड टू एंड फ्रो क्या करता है, ऑसिलेट करता है। तो इस तरह के मोशन को बोलते हैं ऑसिलेटरी मोशन। ठीक है, इस तरह के मोशन को बोलते हैं ऑसिलेटरी मोशन, जिसमें ऑब्जेक्ट क्या है, ऑसिलेट कर रहा है। ओके, समझ गए होंगे यहाँ पे। तो ऑसिलेटरी मोशन, जैसे ये एग्जांपल हो गया, पेंडुलम का एग्जांपल हो गया। ठीक है, एग्जांपल में ये सिंपल पेंडुलम का आप एग्जांपल ले सकते हैं, ऑसिलेट करता है। इसके अलावा भी होता है एग्जांपल, जैसे स्प्रिंग मास सिस्टम होता है, स्प्रिंग मास सिस्टम होता है, ये भी एक ऑसिलेटरी सिस्टम है। ठीक है, स्प्रिंग मास सिस्टम करने का मतलब है कि एक स्प्रिंग से आपने एक मास को अटैच कर दिया है। ठीक है, और ये किसी मास m को अटैच कर दिया है, तो ये भी जो है, ये इसका मेन पोजीशन मान लीजिए, ये इसका मेन पोजीशन है x0। ठीक है, मेन पोजीशन से ये वाइब्रेट करता है। ठीक है, तो ये भी क्या है, एक ऑसिलेटरी मोशन का ही एग्जांपल है। अभी सिंपल हार्मोनिक मोशन पे नहीं आया है, तो आपने ऑसिलेटरी मोशन समझ लिया, ये इसको बोलते हैं ऑसिलेटरी मोशन। ठीक है, अब जो हमारा नेक्स्ट जो मेन टॉपिक है जो हमको समझना है, उसको बोलते हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन। ठीक है, तो सिंपल हार्मोनिक मोशन इज अ स्पेशल केस ऑफ ऑसिलेटरी मोशन, मतलब इसी ऑसिलेटरी मोशन का एक स्पेशल केस है। ठीक है, मतलब कि जो ऑसिलेटरी मोशन होगा, क्या वो सिंपल हार्मोनिक मोशन होगा, जरूरी नहीं है। ठीक है, जरूरी नहीं है कि हर ऑसिलेटरी मोशन सिंपल हार्मोनिक मोशन होगा ही, क्योंकि उसका एक स्पेशल केस है। ठीक है, तो यानी कि आप कह सकते हैं कि अगर सिंपल हार्मोनिक मोशन है तो वो हो सकता है वो ऑसिलेटरी मोशन होगा। पहले इसको समझते हैं कि सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या होता है। सिंपल हार्मोनिक मोशन, ठीक है, तो सबसे पहले तो आपको समझना है इट इज अ स्पेशल केस। ठीक है, इट इज अ स्पेशल केस ऑफ ऑसिलेटरी मोशन। ठीक है, ये क्या है, एक स्पेशल केस है किसका, ऑसिलेटरी मोशन का। इसमें ऑब्जेक्ट क्या करता है, इसमें भी ऑब्जेक्ट जो है वाइब्रेट करता है टू एंड फ्रो अबाउट इट्स मेन पोजीशन, सेम जस्ट लाइक द ऑसिलेटरी मोशन जो हमने पढ़ा। तो आप पूछेंगे इसमें डिफरेंस क्या है, अंतर क्या है एसएचएम में ऑसिलेटरी मोशन में, फिर इसको स्पेशल केस क्यों कहते हैं। इसलिए कहते हैं कि इसमें दो कंडीशन होने चाहिए। ठीक है, किसी भी ऑसिलेटरी मोशन को सिंपल हार्मोनिक मोशन होने के लिए दो कंडीशन की जरूरत होती है। ठीक है, पहला कंडीशन क्या है कि फोर्स जो लगेगा, रीस्टोरिंग फोर्स बोलते हैं। जैसे कि रीस्टोरिंग फोर्स क्या होता है, मान लीजिए आपके पास कोई स्प्रिंग है। ठीक है, स्प्रिंग को अगर आप स्ट्रेच करते हैं तो स्प्रिंग क्या करता है, इसमें एक टेंडेंसी है अपने पोजीशन को रीगेन करने की। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, जितना भी आप फोर्स इसको लगाते हैं उतना इक्वल फोर्स ये क्या करता है, बैक साइड से लगाता है, जिसको रीस्टोरिंग फोर्स बोलते हैं। ठीक है, ऑपोजिट डायरेक्शन में इसको बोलते हैं रीस्टोरिंग फोर्स स्प्रिंग में। तो इधर आते हैं, तो जो फोर्स लगेगा
या जिसको रीस्टोरिंग फोर्स बोलते हैं, वो फोर्स विल बी फोर्स, या इसको बोलते हैं रीस्टोरिंग फोर्स ही लिखते हैं, ठीक है। रीस्टोरिंग फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ठीक है। रीस्टोरिंग फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है। मतलब इसमें जो रीस्टोरिंग फोर्स लग रहा है वो क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट के। मतलब कि आप जितना ज्यादा डिस्प्लेस करेंगे ऑब्जेक्ट को, उतना ही ज्यादा रीस्टोरिंग फोर्स लगना चाहिए इसमें, ठीक है। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है तो क्या होगा, सिंपल हार्मोनिक मोशन के केस में आएगा, ठीक है। लेकिन इसका एक और कंडीशन है, ठीक है। दूसरा कंडीशन क्या है, एसएचएम होने के लिए, ऑसिलेटरी मोशन को सिंपल हार्मोनिक मोशन होने के लिए जो हमारा दूसरा केस है वो क्या है, पहला तो हो गया कि रीस्टोरिंग फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है डिस्प्लेसमेंट के, ठीक है। और जो सेकंड कंडीशन है वो क्या है, सेकंड कंडीशन ये है कि जो पाथ होना चाहिए, ठीक है, पाथ ऑफ द ऑब्जेक्ट, पाथ ऑफ द ऑब्जेक्ट should be a straight line, ठीक है, should be a straight line, ठीक है। मतलब ये दो कंडीशन सेटिस्फाई होने चाहिए। पहला कंडीशन क्या है कि रीस्टोरिंग फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट, जितना ज्यादा ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस होगा उतना ही ज्यादा रीस्टोरिंग फोर्स लगेगा। और दूसरा जो कंडीशन है कि पाथ जो होगा इस ऑब्जेक्ट के ऑसिलेशन का जो पाथ होगा वो एक स्ट्रेट लाइन होना चाहिए, ठीक है। तो एसएचएम का सबसे बढ़िया एग्जांपल जो होता है वो होता है स्प्रिंग मास सिस्टम। एसएचएम का सबसे बढ़िया एग्जांपल होता है स्प्रिंग मास सिस्टम, ठीक है। कोई ब्लॉक है, ठीक है, स्प्रिंग से कनेक्टेड है, ठीक है। ये इसका मेन पोजीशन है x0। अगर आप इसे किसी डायरेक्शन में, सपोज दिस डायरेक्शन में एक फोर्स लगाते हैं, ठीक है, इन द राइट डायरेक्शन, इसको पुल करते हैं और छोड़ देते हैं, तो क्या होगा, ये जो मास है वो ऑसिलेट करेगा अबाउट इट्स मीन पोजीशन, ठीक है। तो पहला जो कंडीशन क्या है कि रीस्टोरिंग फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है डिस्प्लेसमेंट के, तो जितना ज्यादा आप डिस्प्लेस कीजिएगा स्प्रिंग उतना ही ज्यादा रीस्टोरिंग फोर्स लगाएगा, उतना ही ज्यादा इसको पीछे खींचेगा, ठीक है। तो पहला कंडीशन तो सेटिस्फाई हो गया कि रीस्टोरिंग फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। दूसरा क्या है, पाथ ऑफ द ऑब्जेक्ट शुड बी अ स्ट्रेट लाइन, यानी ऑब्जेक्ट के ऑसिलेशन का पाथ क्या है, एक स्ट्रेट लाइन है ना। इस ऑब्जेक्ट मास m के ऑसिलेशन का पाथ एक स्ट्रेट लाइन है। तो आप कह सकते हैं कि ये क्या कर रहा है, एक सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा है, ठीक है। ये क्या कर रहा है, सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा है, ठीक है। अब इसको समझने के बाद आपके लिए एक क्वेश्चन, मान लीजिए जो हमने क्या एक एग्जांपल लिया था, किसका, पेंडुलम का एग्जांपल लिया था। तो पेंडुलम का जो मोशन है, ठीक है, पेंडुलम के जो बॉब का जो मोशन है वो क्या सिंपल हार्मोनिक मोशन है या नहीं है, ठीक है, आप बताइए, ठीक है। क्या ये पेंडुलम के जो मोशन है, जो पेंडुलम मोशन कर रहा है, क्या वो सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा है या नहीं कर रहा है, क्या ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है इस केस में। पहला कंडीशन क्या था कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होना चाहिए डिस्प्लेसमेंट के, चलिए ठीक है, मान लेते हैं कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, जितना ज्यादा इसको करेंगे उतना ही ज्यादा इसमें फोर्स लगेगा इसको, पहला ठीक है, तो ऑसिलेट करेगा। दूसरा था कि पाथ ऑफ द ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन होना चाहिए, बट यहाँ पे ऑसिलेशन का जो पाथ है क्या स्ट्रेट लाइन है, नहीं है, ऑसिलेशन का पाथ स्ट्रेट लाइन नहीं है, तो ये जो मोशन है वो नॉन एसएचएम हो जाएगा, मतलब ये सिंपल हार्मोनिक मोशन नहीं होगा, ठीक है। ये जो मोशन है कब होगा, एक स्पेशल केस में ये भी मोशन एसएचएम हो सकता है। किस केस में हो सकता है, जब आपका ये जो मूवमेंट हो, डिस्प्लेसमेंट हो, बहुत ही स्मॉल हो, ठीक है। अगर इस बॉब का जो डिस्प्लेसमेंट है बहुत ही स्मॉल है, ठीक है, तो आप कह सकते हैं ना कि जो ऑसिलेशन का पाथ है वो लगभग क्या है, एक स्ट्रेट लाइन है।
तो उस केस में ये क्या होगा, SHM कहलाएगा। ठीक है, तो दिस वाज ऑल अबाउट द SHM। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। तो इसमें आपने देखा पीरियोडिक, ऑसिलेटरी और सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो इसमें कुछ बेसिक से मतलब है, डिफरेंसेज है, वो आपको समझना था। जैसे मोशन रिपीट्स इटसेल्फ आफ्टर एन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, ये बता चुके हैं, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम के बाद रिपीट करता है उसको बोलते हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन जो होता है, ये इसका एग्जांपल है। ठीक है, या फिर इसको बोलते हैं क्या, पीरियोडिक मोशन बोलते हैं। एग्जांपल में क्या लिए थे, प्लैनेट्स, अर्थ का रोटेशन अराउंड द सन, क्लॉक के हैंड का जो मूवमेंट है, ये सब क्या थे, पीरियोडिक मोशन है। पीरियोडिक मोशन में देयर इज नो इक्विलिब्रियम पोजीशन। ठीक है, जैसे हमने बाकी ऑसिलेटरी मोशंस में देखा, SHM में देखा, एक इक्विलिब्रियम पोजीशन था ना, जिसको हम मीन पोजीशन बोल रहे थे। ठीक है, बॉब के ही केस में जो ये पोजीशन था x0 का पोजीशन जो था, इसका इक्विलिब्रियम पोजीशन था, जहां पे ये वाइब्रेट नहीं कर रहा था। ठीक है, तो इसी को बोलते थे इक्विलिब्रियम पोजीशन। लेकिन सर्कुलर मोशन में या पीरियोडिक मोशन में, जो हमारा सन का एग्जांपल लिए थे और अर्थ का एग्जांपल लिए थे, इस केस में क्या कोई इक्विलिब्रियम पोजीशन है, नहीं है। ठीक है, इस केस में इसका कोई भी इक्विलिब्रियम पोजीशन नहीं है। क्या ये अर्थ टू एंड फ्रो मोशन कर रहा है, नहीं, टू एंड फ्रो मोशन नहीं कर रहा है, एक यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रहा है। ठीक है, तो देयर इज नो इक्विलिब्रियम पोजीशन, मतलब कि पीरियोडिक मोशन में कोई भी इक्विलिब्रियम पोजीशन नहीं होता है। ठीक है, तीसरा, देयर इज नो रीस्टोरिंग फोर्स। ठीक है, सिंपल है कि पीरियोडिक मोशन में कोई रीस्टोरिंग फोर्स नहीं होता है, जो हमारा ऑसिलेटरी मोशन में था। एग्जाम्पल अर्थ का रोटेशन, हैंड्स ऑफ क्लॉक, दीज आर द एग्जाम्पल्स। सेकेंड, अगर देखें ऑसिलेटरी मोशन की अगर बात करें, टू एंड फ्रो मोशन ऑफ ए पार्टिकल अबाउट द मीन पोजीशन। ठीक है, टू एंड फ्रो मोशन ऑफ एनी पार्टिकल किसके अबाउट द मीन पोजीशन इज कॉल्ड द ऑसिलेटरी मोशन, जिसमें पार्टिकल मूव करते हैं ईदर साइड ऑफ द इक्विलिब्रियम, मतलब ये राइट साइड और लेफ्ट साइड दोनों ही साइड इक्विलिब्रियम पोजीशन के मूव कर सकते हैं। ठीक है, दिस इज द टू एंड फ्रो मोशन, जिसको मीन पोजीशन बोलते हैं, इक्विलिब्रियम पोजीशन। इट इज ए काइंड ऑफ पीरियोडिक मोशन बाउंडेड बिटवीन टू एक्सट्रीम पॉइंट्स। अच्छा, एक्सट्रीम पॉइंट्स क्या थे, एक्सट्रीम पॉइंट्स इज द पॉइंट ऑफ द मैक्सिमम एम्पलीट्यूड। ठीक है, एम्पलीट्यूड भी देखेंगे, मतलब कि ये मैक्सिमम कितना डिस्प्लेस हो सकता है अपने मीन पोजीशन से, इसको बोलते हैं एक्सट्रीम पॉइंट्स। ठीक है, मतलब अगर मान लीजिए ये बॉब मैक्सिमम इतना तक ही जा सकता है, तो ये बोलेंगे कि ये इसका क्या है, एक्सट्रीम पॉइंट है, एक्सट्रीम पॉइंट है। ठीक है, तो एक्सट्रीम पॉइंट को आप सिंपल भाषा में क्या कर सकते हैं, पॉइंट ऑफ मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट भी बोल सकते हैं। ठीक है, अबाउट द मीन पोजीशन, यानी मीन पोजीशन से पॉइंट ऑफ मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट जो होता है उसको क्या बोलते हैं, एक्सट्रीम पॉइंट बोलते हैं। ठीक है, इसमें एक्सट्रीम पॉइंट यही था कि इट इज ए काइंड ऑफ पीरियोडिक मोशन। ठीक है, ऑसिलेटरी मोशन इज अ पीरियोडिक मोशन, इज अ काइंड ऑफ पीरियोडिक मोशन जो कि टू एक्सट्रीम पॉइंट्स के बीच में बाउंडेड होता है, इससे बाहर नहीं जाता, टू एक्सट्रीम पॉइंट्स के बीच में बाउंडेड होता है। एग्जांपल में ऑसिलेशन ऑफ अ सिंपल पेंडुलम और स्प्रिंग मास सिस्टम, जो हम बताए थे, एक मास को स्प्रिंग से कनेक्ट कर देते हैं, तो वो भी एक काइंड ऑफ क्या है, ऑसिलेटरी मोशन है। ठीक है, सेकेंड पॉइंट देखते हैं कि देयर विल बी अ रीस्टोरिंग फोर्स डायरेक्टेड टुवर्ड्स द इक्विलिब्रियम पोजीशन। ठीक है, बताए थे कि ऑसिलेटरी मोशन में एक रीस्टोरिंग फोर्स लगता है। ठीक है, एक रीस्टोरिंग फोर्स लगता है, और ये रीस्टोरिंग फोर्स जो है वो किधर की ओर लगता है, टुवर्ड्स द मीन पोजीशन, जो हमेशा ऑब्जेक्ट को मीन पोजीशन की ओर लाने की कोशिश करता है। ठीक है, रीस्टोर करने की, वो अपना पोजीशन फिर से गेन करने का कोशिश करता है, जिसको रीस्टोरिंग फोर्स बोलते हैं। तो ऑसिलेटरी मोशन में ये रीस्टोरिंग फोर्स लगता है। ठीक है, रीस्टोरिंग फोर्स लगता है। इंपॉर्टेंट बात यह है कि इट इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द मीन पोजीशन। ठीक है, इट इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द मीन पोजीशन की ओर लगता है। नेक्स्ट देखते हैं, इन एन ऑसिलेटरी मोशन द नेट फोर्स ऑन द पार्टिकल इज जीरो एट द मीन पोजीशन, यानी कि जब भी पार्टिकल अपने मीन पोजीशन पे है, ठीक है, जब भी पार्टिकल अपने मीन पोजीशन पे है, तो यहाँ पे जो नेट फोर्स लग रहा होगा, हम बताए थे, जैसे कि ये एक एग्जांपल लें, इसका एग्जांपल लिए थे पेंडुलम का,
पेंडुलम में जो डाउनवर्ड फोर्स लग रहा था वो mg लग रहा था, और जो अपवर्ड फोर्स लग रहा था वो टेंशन फोर्स लग रहा था इसका, थ्रेड का, ठीक है, ऊपर की ओर। और ये दोनों फोर्स एक दूसरे के इक्वल होते हैं और एक दूसरे से कैंसिल आउट करते हैं। नेट फोर्स जो इसमें लग रहा है वो क्या लग रहा है, जीरो लग रहा है, ठीक है। तो नेट फोर्स जो होगा इस ऑसिलेटरी मोशन में, अगर ऑब्जेक्ट अपने मीन पोजीशन पे खड़ा है तो क्या होगा, उसमें नेट फोर्स जो लगेगा वो हमेशा जीरो होगा, ठीक है। ये बात ध्यान रखिए, कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगना चाहिए, नहीं लग रहा होगा अपने मीन पोजीशन पे, ठीक है। इसका एग्जांपल सिंपल पेंडुलम इसका बिल्कुल अच्छा सा एग्जांपल है ऑसिलेटरी मोशन का। नेक्स्ट बताए सिंपल हार्मोनिक मोशन। सिंपल हार्मोनिक मोशन बताए थे क्या है, एक स्पेशल केस है ऑसिलेटरी मोशन का, ठीक है। तो इट इज अ स्पेशल केस ऑफ ऑसिलेशन या ऑसिलेटरी मोशन along with a straight line between the two extreme point, the path of SHM is constant, ठीक है। मतलब कि कांस्टेंट करने का मतलब पाथ जो होता है वो फिक्स्ड होता है, ठीक है, कांस्टेंट होता है, एक दोनों एक्सट्रीम पॉइंट्स के बीच में ही वो ऑसिलेट करता है। सेकंड, पाथ ऑफ द ऑब्जेक्ट नीड्स टू बी अ स्ट्रेट लाइन। ये बताए थे कंडीशन कि पाथ जो होगा SHM के केस में हमेशा स्ट्रेट लाइन होना चाहिए, ऐसा नहीं कि सर्कुलर वो रोटेट कर रहा हो, ठीक है। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि पाथ ऑफ द ऑब्जेक्ट क्या होना चाहिए, स्ट्रेट लाइन होना चाहिए। नेक्स्ट, देयर विल बी अ रीस्टोरिंग फोर्स डायरेक्टेड टुवर्ड्स द इक्विलिब्रियम पोजीशन। सेम पॉइंट जो कि ऑसिलेटरी मोशन में हमने देखा कि ऑसिलेटरी मोशन में हमें क्या मिला था कि एक रीस्टोरिंग फोर्स लग रहा था टुवर्ड्स द मीन पोजीशन, इसमें भी एक रीस्टोरिंग फोर्स लगता है टुवर्ड्स मीन पोजीशन, सेम एज ऑसिलेटरी मोशन, ठीक है। The mean position in simple harmonic motion is a stable equilibrium position, ठीक है। यहाँ भी जो मीन पोजीशन है, ठीक है, वो क्या है, स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन ही है, ठीक है। इसीलिए तो बोलते हैं कि सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या है, एक स्पेशल केस है किसका, ऑसिलेटरी मोशन का, कि मोस्ट ऑफ द थिंग ऑसिलेटरी मोशन की है एक्सेप्ट फॉर द टू अदर थिंग्स, ठीक है। टू स्पेशल केसेस जो इसमें होने चाहिए, ठीक है। एक स्ट्रेट लाइन का केस, ठीक है, पाथ ऑफ द ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन होना चाहिए, और दूसरा क्या था, रीस्टोरिंग फोर्स क्या होना चाहिए, प्रोपोर्शनल होना चाहिए टू द डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो ये स्पेशल केस है। नाउ एग्जांपल में स्प्रिंग मास सिस्टम, इसका सबसे अच्छा एग्जांपल SHM का सबसे अच्छा एग्जांपल था स्प्रिंग मास सिस्टम, जिसमें दोनों ही कंडीशन सेटिस्फाई हो रहे थे। पहला कंडीशन पाथ, क्योंकि स्प्रिंग मास सिस्टम में ऑसिलेशन का जो पाथ था बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन था, ठीक है। स्प्रिंग मास सिस्टम में जो ऑसिलेशन का पाथ था एक स्ट्रेट लाइन था, अपने मीन पोजीशन से एक स्ट्रेट लाइन पाथ में ये ऑसिलेट कर रहा था टू एंड फ्रो, इसलिए इसको आप सिंपल हार्मोनिक मोशन के कैटेगरी में रखे थे, ठीक है। और सेकंड कंडीशन क्या था, रीस्टोरिंग फोर्स जो इसमें लग रहा था वो क्या था, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था, मतलब आप जितना ज्यादा इसको पुल कीजिए किसी भी इधर डायरेक्शन में, उतना ही ज्यादा इसमें रीस्टोरिंग फोर्स लग रहा था, ठीक है। तो सिंपल हार्मोनिक मोशन और SHM इज डिफाइंड एज ए मोशन। अगर हम SHM को डिफाइन करना चाहें, ठीक है, इतना समझने के बाद तो आप वैसे भी खुद भी डेफिनेशन लिख लीजिएगा, बट अगर इसको डिफाइन करना चाहें कि सिंपल हार्मोनिक मोशन या SHM है क्या, तो इज डिफाइंड एज अ मोशन इन विच द रीस्टोरिंग फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। यानी कि दोनों कंडीशन इसमें लगने चाहिए। पहला, रीस्टोरिंग फोर्स क्या होना चाहिए, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होना चाहिए डिस्प्लेसमेंट के, एंड द बॉडी फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन एंड द डायरेक्शन ऑफ रीस्टोरिंग फोर्स इज ऑलवेज टुवर्ड्स द मीन पोजीशन। मतलब जो फोर्स लगेगा वो हमेशा किस तरफ लगेगा, टुवर्ड्स द मीन पोजीशन। यानी अगर इसको राइट डिस्प्लेस करेंगे तो फोर्स लेफ्ट साइड में लगेगा टुवर्ड्स इस मीन पोजीशन, अगर इसको लेफ्ट डिस्प्लेस करेंगे तो इसका जो फोर्स लगेगा वो राइट साइड में लगेगा, यानी हमेशा जो फोर्स लग रहा है वो टुवर्ड्स द मीन पोजीशन लगेगा, ठीक है। नाउ ऑल द सिंपल हार्मोनिक मोशंस आर ऑसिलेटरी, ये याद रखिएगा, क्योंकि सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या है, एक स्पेशल केस है ऑसिलेटरी मोशन का। तो जितने भी सिंपल हार्मोनिक मोशन होंगे वो ऑसिलेटरी मोशन होंगे, ठीक है। दैट इज क्लियर दैट all the simple harmonic motion या all the SHMs are oscillatory, वो oscillatory होंगे, but vice versa is not true, मतलब कि all the oscillatory motions are not simple harmonic motion। ये याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जितने भी SHM होंगे
वो ऑसिलेटरी होंगे, लेकिन ऑल ऑसिलेटरी मोशंस आर नॉट एसएचएम और बट नॉट ऑल ऑसिलेटरी मोशंस आर एसएचएम। ठीक है, इसमें एक बात और याद रखिएगा, ये पीरियोडिक भी है। ठीक है, पीरियोडिक भी है। नेक्स्ट, ए सिस्टम दैट एग्जीक्यूट्स द सिंपल हार्मोनिक मोशन इज कॉल्ड एज हार्मोनिक ऑसिलेटर। ठीक है, जो हमारा मॉड्यूल 1 में एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है हार्मोनिक ऑसिलेटर का, जो इसके बाद हम शुरू करेंगे। हार्मोनिक ऑसिलेटर जो बेस्ड किस पे होता है, सिंपल हार्मोनिक मोशन पे ही के ही कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है। ठीक है, सिंपल हार्मोनिक मोशन के कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है हार्मोनिक ऑसिलेटर्स, जिसमें इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल ऑसिलेटर्स हैं, जो हम आगे देखेंगे। ठीक है, तो कोई भी सिस्टम जो सिंपल हार्मोनिक मोशन करता हो, ठीक है, कोई भी सिस्टम जो सिंपल हार्मोनिक मोशन करता हो, उसे हम क्या बोलते हैं, हार्मोनिक ऑसिलेटर बोलते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल जो हमने स्प्रिंग मास सिस्टम लिया था, जिसमें एक मास को अटैच किया था स्प्रिंग में। ठीक है, स्प्रिंग मास सिस्टम जो लिया था, ये एसएचएम कर रहा है ना अपने मीन पोजीशन पे, तो क्या इसको हार्मोनिक ऑसिलेटर बोल सकते हैं? बिल्कुल बोल सकते हैं। अगर ये एसएचएम कर रहा है ये सिस्टम, तो इसको आप हार्मोनिक ऑसिलेटर बोल सकते हैं। इस कैटेगरी में रख सकते हैं इसको, इलेक्ट्रिकल में या मैकेनिकल में, तो ऑफ कोर्स इसको एक मैकेनिकल ऑसिलेटर में रख सकते हैं। ठीक है, इसको एक मैकेनिकल ऑसिलेटर में रख सकते हैं। ओके, इसका एक और जो पार्ट होता है हार्मोनिक ऑसिलेटर का, जिसको इलेक्ट्रिकल ऑसिलेटर बोलते हैं, जिसको आगे हम डिटेल में देखेंगे। बट अभी के लिए अगर हम इसका इलेक्ट्रिकल ऑसिलेटर का एग्जांपल आपको बताएं, तो आप जानते होंगे कि जो सीरीज और पैरेलल एलसीआर सर्किट्स होते हैं, सीरीज और पैरेलल एलसीआर सर्किट मतलब इंडक्टर, कैपेसिटर और रेजिस्टर का एक सीरीज कॉम्बिनेशन या फिर पैरेलल कॉम्बिनेशन जो होता है, वो इलेक्ट्रिकल ऑसिलेटर्स की कैटेगरी में आता है, क्योंकि उसमें जो करंट होता है वो या एनर्जी जो होता है वो ऑसिलेट करता है इन इंडक्टर एंड कैपेसिटर। ठीक है, तो इलेक्ट्रिकल ऑसिलेटर का अगर एग्जांपल देखें तो वो एलसीआर सर्किट्स आएंगे, सीरीज या पैरेलल। ओके, तो अब कुछ मतलब इसमें आपको पहले वेव्स के बारे में कुछ बेसिक टर्म्स हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वेव्स की, जो आपको समझनी है। ठीक है, आफ्टर एसएचएम, दैट इज पहला जो इसका टर्म है, जिसको बोलते हैं एम्पलीट्यूड। ओके, एम्पलीट्यूड क्या होता है? तो एम्पलीट्यूड इज द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल फ्रॉम द मीन पोजीशन। जैसे ये अगर बॉडी है, ये अपने मीन पोजीशन से कितना ज्यादा मैक्सिमम ये डिस्प्लेस हो सकता है, इसी को क्या बोलते हैं, एम्पलीट्यूड बोलते हैं। ठीक है, ये कितना ज्यादा अपने मीन पोजीशन से डिस्प्लेस हो सकता है, मैक्सिमम डिस्प्लेस कितना हो सकता है, ये इसका क्या कहलाता है, एम्पलीट्यूड कहलाता है। ठीक है, टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ एसएचएम। सेकेंड, द मिनिमम टाइम आफ्टर विच द पार्टिकल कीप्स ऑन रिपीटिंग। ठीक है, मतलब अगर इसका टॉपिक देखें, इसको 1 इसको 2 मान ले, तो टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी की बात करते हैं। एसएचएम में एम्पलीट्यूड समझ गया, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होता है। अब एसएचएम में टाइम पीरियड क्या होता है और फ्रीक्वेंसी क्या होता है। ओके, इसको एक हम ग्राफ से समझते हैं। आप जानते होंगे साइन फंक्शन के बारे में। ठीक है, साइनसॉइडल फंक्शन जो होते हैं, ठीक है, सपोज दिस इज अ साइन फंक्शन है, साइन ओमेगा टी। ओके, this is pi, this is 2 pi. Okay, suppose this is the a which is its क्या है, एम्पलीट्यूड। अभी क्या बताए थे, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन जो होता है, इसका ओरिजिन मीन पोजीशन है, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट जो होता है इसको बोलते हैं एम्पलीट्यूड। तो ये जो है वो क्या है, एम्पलीट्यूड। ये जो मैक्सिमम, इसको कैसे दिखा सकते हैं, ऐसे, ये क्या है, एम्पलीट्यूड। ओके, दिस इज द एम्पलीट्यूड, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मेन पोजीशन। दूसरा जो इसमें हम देख रहे थे, क्या देख रहे थे, टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो टाइम पीरियड क्या होता है, टाइम पीरियड वो टाइम होता है जिसमें कोई भी फंक्शन जो हो, फंक्शन कोई भी पीरियोडिक फंक्शन जो हो, वो एक ऑसिलेशन कंप्लीट कर ले, मतलब जितना टाइम लेता है। ठीक है, आफ्टर विच मतलब कि
एक ऑसिलेशन करने के बाद जब वो फिर से रिपीट करने लगे, ठीक है, तो वो जितना टाइम होता है उसको बोलते हैं टाइम पीरियड, ठीक है। मिनिमम टाइम आफ्टर विच द पार्टिकल कीप्स ऑन रिपीटिंग इट्स मोशन इज नोन एज द टाइम पीरियड, ठीक है। मतलब मिनिमम कितना टाइम के बाद ये फंक्शन जो है वो अपने आप को रिपीट करने लगता है, ठीक है। मिनिमम कितने टाइम के बाद ये फंक्शन अपने आप को रिपीट करने लगता है, उसी को बोलते हैं टाइम पीरियड। जैसे अगर हम यहाँ पे देखें तो ये फंक्शन यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, इट गोज लाइक दिस एंड आफ्टर दिस 2 पाई, आफ्टर 2 पाई इट इज रिपीटिंग इटसेल्फ। तो हम कह सकते हैं 0 से 2 पाई इसका क्या है, टाइम पीरियड है। 0 से 2 पाई जो है ये इसका टाइम पीरियड है, ठीक है। मतलब 2 पाई के ये पीरियोडिक फंक्शन अपने आप को रिपीट कर रहा है, तो ये इसका टाइम पीरियड है। तो पूछे इसका टाइम पीरियड क्या है, तो 2 पाई टाइम पीरियड है। तीसरा जो होता है उसको बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी क्या होती है, तो फ्रीक्वेंसी इज बेसिकली कि 1 सेकेंड में, ठीक है, फ्रीक्वेंसी क्या होता है, एक सिंपल इसको स्टेटमेंट में समझना हो तो नंबर ऑफ ऑसिलेशन पर सेकेंड, मतलब 1 सेकेंड में कोई भी पीरियोडिक फंक्शन कितने ऑसिलेशन कर, ठीक है, 1 सेकेंड में कोई भी पीरियोडिक फंक्शन कितने ऑसिलेशन कर सकता है, इसको बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। दैट इज नंबर ऑफ ऑसिलेशंस, नंबर ऑफ ऑसिलेशंस पर सेकेंड, ठीक है। नंबर ऑफ ऑसिलेशंस पर सेकेंड जो होता है इसको बोलते हैं फ्रीक्वेंसी, और फ्रीक्वेंसी का यूनिट क्या होता है, हर्ट्ज, ठीक है। फ्रीक्वेंसी का यूनिट क्या होता है, हर्ट्ज होता है। तो टाइम पीरियड ये हो गया, और फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू नंबर ऑफ, मतलब 1 सेकेंड में कितने ऑसिलेशन कर लेता है। मान लीजिए 1 सेकेंड में 10 ऑसिलेशन करता है तो 10 हर्ट्ज हो गया उसका फ्रीक्वेंसी। 20 ऑसिलेशन करता है तो 20 हर्ट्ज हो गया फ्रीक्वेंसी, ठीक है। और फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड का एक रिलेशन होता है, ठीक है, दोनों रिलेटेड होते हैं कि टाइम पीरियड जो होता है या फ्रीक्वेंसी जो होता है, ठीक है, टाइम पीरियड इज इक्वल्स टू 1 अपॉन फ्रीक्वेंसी, ठीक है। ये याद रखिएगा कि टाइम पीरियड जो होता है वो 1 अपॉन फ्रीक्वेंसी होता है, यानी आपको अगर टाइम पीरियड पता है तो आप फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हैं, अगर आपको फ्रीक्वेंसी पता है तो टाइम पीरियड निकाल सकते हैं, क्योंकि दोनों क्लोजली रिलेटेड है। t इज इक्वल्स टू 1/f से, ठीक है। टाइम पीरियड हो गया, फ्रीक्वेंसी हो गया। नाउ टाइम पीरियड इज ऑल्सो इक्वल्स टू 2 पाई/ओमेगा, ठीक है। टाइम पीरियड जो होता है वो क्या होता है, 2 पाई/ओमेगा भी होता है। ओमेगा क्या है, ओमेगा है एंगुलर फ्रीक्वेंसी, ओमेगा इज द एंगुलर फ्रीक्वेंसी, ठीक है। टाइम पीरियड इज इक्वल्स टू 2 पाई/ओमेगा, ओमेगा इज द एंगुलर फ्रीक्वेंसी जो कि इक्वल होता है ओमेगा इज इक्वल्स टू 2 पाई/f, ठीक है। ओमेगा क्या होता है, 2 पाई/f के भी बराबर होता है। टाइम पीरियड 2 पाई/ओमेगा और ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी है, और ये 2 पाई/f के बराबर है। फ्रीक्वेंसी नंबर ऑफ ऑसिलेशंस पर सेकंड, इसको फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। फ्रीक्वेंसी रिलेटेड है टाइम पीरियड से 1/t से, और एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा 2 पाई/f से, यानी हम कह सकते हैं ओमेगा इज ऑल्सो इक्वल्स टू 2 पाई/t, ठीक है। ये कन्वर्जेंस में काम आएंगे आपको न्यूमेरिकल्स में। नाउ नेक्स्ट जो हमारा है वो है फेज, ठीक है। फेज इन एसएचएम, फेज क्या होता है, ठीक है। मान लीजिए आपके पास ओके 2 साइन फंक्शंस है या कोसाइन फंक्शंस है, कोई भी 2 पीरियोडिक फंक्शन है, ठीक है। द फेज ऑफ ए वाइब्रेटिंग पार्टिकल एट एनी इंस्टेंट इज द स्टेट ऑफ द वाइब्रेटिंग और ऑसिलेटिंग पार्टिकल रिगार्डिंग इट्स डिस्प्लेसमेंट एंड डायरेक्शन ऑफ वाइब्रेशन, ठीक है, एट पार्टिकुलर इंस्टेंट। मान लीजिए कि आपके पास कोई फंक्शन है साइन फंक्शन, ठीक है। अगर आपको पता करना हो, मान लीजिए कोई भी इंस्टेंट ले लेते हैं, ठीक है, किसी भी इंस्टेंट पे अगर इस फंक्शन को देखें, मान लीजिए यहाँ पे देखते हैं एट थीटा इज इक्वल्स टू 30 डिग्री, ठीक है। तो एट थीटा इज इक्वल्स टू 30 डिग्री, तो फेज क्या है, 30 डिग्री का है। यहाँ पे अगर मान ले किसी भी इंस्टेंट पे मान लेते हैं फेज ऑफ ए वाइब्रेटिंग पार्टिकल एनी इंस्टेंट पे
वो क्या होता है, रिगार्डिंग इट डिस्प्लेसमेंट और डायरेक्शन ऑफ वाइब्रेशन एट दैट पार्टिकुलर इंस्टेंट। ठीक है, तो इसका फेज क्या हो गया, 30 डिग्री हो गया। मान लेते हैं इस इंस्टेंट पे हम देख रहे हैं, या फिर किसी इंस्टेंट पे देख रहे हैं, यहाँ पे फेज देखना चाह रहे हैं, तो कितना है, थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री है। तो बिना इसके डिस्प्लेसमेंट और डायरेक्शन ऑफ वाइब्रेशन के किसी भी पार्टिकुलर इंस्टेंट पे हम जो उसका एंगल देखते हैं, ठीक है, वही उसका फेज कहलाता है। ओके, दैट इज फेज। जैसे कि मान लीजिए आपके पास कोई फंक्शन है a sin ओमेगा टी प्लस फाइव, a sin ओमेगा टी प्लस फाइव। जैसे मान लीजिए आपने सिंपल टर्म्स में लिखा साइन 60 डिग्री, तो 60 डिग्री क्या है, इसका फेज है, एंगल जो है 60 डिग्री इसका फेज है। ठीक है, उसी तरह अगर लिखें a sin ओमेगा टी प्लस फाइव, a sin ओमेगा टी प्लस फाइव, तो इसमें ओमेगा टी प्लस क्या है, उसका फेज है, इस पार्टिकल का फेज है। ठीक है, नेक्स्ट है फेज डिफरेंस। तो फेज डिफरेंस से क्या होता है, अब इसमें आते हैं कि फेज डिफरेंस इन टोटल फेज एंगल्स ऑफ टू पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग एसएचएम। ठीक है, बिल्कुल इसमें नहीं जाते। देखिए मान लीजिए आपके पास दो फंक्शन है, एक साइन फंक्शन है लाइक दिस, दूसरा भी साइन फंक्शन है जो कि इसके 30 डिग्री के बाद स्टार्ट हुआ है। ये 0 से स्टार्ट हुआ है, पहला जो फंक्शन है मान लीजिए 0 से स्टार्ट हुआ था। ठीक है, लेकिन दूसरा जो साइन है वो 0 से ना स्टार्ट होके समझ लीजिए 30 डिग्री के बाद स्टार्ट हुआ लाइक दिस। ठीक है, यहां से स्टार्ट हुआ, तो ये जो डिफरेंस आया दोनों फंक्शन के बीच, मान लीजिए 30 डिग्री का है, तो इसी को बोलते हैं फेज डिफरेंस। मतलब दो फंक्शन के बीच कितना एंगल का डिफरेंस है दोनों के पोजीशन में, इसी को बोलते हैं फेज डिफरेंस। ठीक है, इसी को बोलते हैं फेज डिफरेंस। जैसे पहला 0 से स्टार्ट हुआ और दूसरा 30 से स्टार्ट हुआ, तो पूछा जाए कि दोनों के बीच कितना डिफरेंस है, तो क्या है, इसी को बोलते हैं फेज डिफरेंस, जो कि 30 डिग्री का है। ठीक है, तो डिफरेंस इन टोटल फेज एंगल्स ऑफ टू पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग एसएचएम विथ रिस्पेक्ट टू मीन पोजीशन इज नोन एज फेज डिफरेंस। जैसे दो वाइब्रेटिंग पार्टिकल है सेड टू बी इन सेम फेज। अच्छा, ये इंपॉर्टेंट है कि दो वाइब्रेटिंग पार्टिकल कब कहलाएंगे कि सेम फेज में है। मान लीजिए कि ये साइन फंक्शन है, पहला साइन जो है 0 से स्टार्ट हो रहा है, लेकिन दूसरा जो साइन फंक्शन है ये वाला, ये दूसरा जो साइन फंक्शन है वो कहां से स्टार्ट हो रहा है, 180 से शुरू हो रहा है। ठीक है, दूसरा जो साइन फंक्शन है वो कहां से शुरू हो रहा है, 180 से शुरू हो रहा है। ठीक है, क्या हो जाएगा, 180 से अगर शुरू हो जाएगा तो आप कह सकते हैं ना कि ये क्या है, सेम फेज में है। ठीक है, कोई भी दो फंक्शन सेम फेज में कब होंगे, जब उनके बीच का फेज डिफरेंस जो है वो n पाई का मल्टीपल होता है। मतलब पाई, 2 पाई, दूसरा फंक्शन पाई से शुरू हो रहा हो, 2 पाई से शुरू हो, या फिर 3 पाई, 4 पाई, ठीक है, इस तरह से शुरू हो रहा हो n पाई, तो उसको बोलते हैं कि वो क्या है, यानी कि इवन मल्टीपल ऑफ पाई होना चाहिए। कि इसमें ये गलत हो गया, इवन मल्टीपल होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि इवन मल्टीपल, मान लीजिए एक फंक्शन आप 0 से शुरू करते हैं, 0 से 2 पाई, ठीक है, पाई और 2 पाई से, और दूसरा जो साइन फंक्शन है वो हम शुरू करते हैं कहां से, 2 पाई से शुरू करते हैं। ठीक है, 2 पाई से शुरू करते हैं, तो क्या ये दोनों सेम नहीं है, दोनों ही तो सेम है। अगर ये 2 पाई से शुरू करें तो पीछे क्या होगा, ये बिल्कुल सेम फंक्शन होगा। यानी कि अगर हमारा फेज डिफरेंस n पाई है और n क्या है, इवन हो, n क्या होना चाहिए, इवन होना चाहिए, ध्यान रखिएगा, ऑड नहीं होगा। इफ n जो होगा वो इवन मल्टीपल अगर है 2, 4, 2 पाई, 4 पाई, ठीक है, 2 पाई, 4 पाई, 6 पाई अगर हो तो क्या कहलाते हैं, सेम फेज में कहलाते हैं। ठीक है, फिर से इसको समझते हैं एक बार और। जैसे एक फंक्शन है, ठीक है, ये, और दूसरा जो साइन फंक्शन हम लिए हैं वो इसके 2 पाई के बाद लिए हैं, मतलब यहां से सेम इस तरह से, ठीक है, 2 पाई के बाद लिए हैं, तो ये बिल्कुल दोनों ही क्या है, सेम फंक्शन है। अगर इसको पीछे भी आप बैक साइड में इसको बनाएं तो क्या होगा, ये बिल्कुल सेम फंक्शन बनेगा।
ठीक है, तो इसको क्या बोलेंगे, सेम फेज में, इसको बोलेंगे सेम फेज, क्योंकि यहाँ पे फेज डिफरेंस क्या है, 2 पाई का फेज डिफरेंस है। ठीक है, 2 पाई का फेज डिफरेंस है। वही नेक्स्ट जो इसमें है, जिसको बोलते हैं अगर दो पार्टिकल के बीच जो फेज डिफरेंस है वो क्या हो, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई हो, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई हो, जैसे 1, 3, 5, 7, ठीक है, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई हो, या फिर फेज डिफरेंस क्या हो, 2n+1, ठीक है, और ऑड मल्टीपल ऑफ पाई, पाई जो होना चाहिए क्या होना चाहिए, 3 पाई होना चाहिए, 5 पाई होना चाहिए, या फिर 7 पाई होना चाहिए। ठीक है, 3 पाई होना चाहिए और 5 पाई, 7 पाई ऐसे होना चाहिए। ठीक है, ऑड मल्टीपल होने चाहिए। तब इस केस में क्या होगा कि इसको बोलेंगे कि ये आउट ऑफ फेज है, मतलब ऑपोजिट फेज में है। फिर से यहाँ एग्जांपल लेते हैं, जैसे ये हम लिए थे एक एग्जांपल, ये साइन वेव हमारा पहला है, और दूसरा जो साइन वेव हम शुरू कर रहे हैं वो कहाँ से शुरू कर रहे हैं, मान लीजिए दूसरा साइन वेव हम शुरू कर रहे हैं यहां से, लाइक दिस, ऐसे। ठीक है, अगर इसको आप पीछे एक्सटेंड करें तो ये कैसे बनेगा, इस तरह का। तो क्या ये बिल्कुल एग्जैक्टली ऑपोजिट नहीं है, इसको अगर नेगेटिव ले लें, इसका एग्जैक्टली ऑपोजिट है, ये माइनस है तो ये प्लस हो गया, ये प्लस है तो ये माइनस हो गया, तो इसको बोलते हैं आउट ऑफ फेज या ऑपोजिट फेज। ठीक है, इसको बोलते हैं ऑपोजिट फेज। ठीक है, इसको बोलते हैं ऑपोजिट फेज, यानी बिल्कुल क्या फेज डिफरेंस क्या है, ऑपोजिट फेज में है। ठीक है, ये क्या, आप बस इतना याद रखिए कि ऑड मल्टीपल ऑफ पाई होना चाहिए बस। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। नाउ नेक्स्ट है जिसको बोलते हैं पाथ डिफरेंस। ठीक है, पाथ डिफरेंस क्या होता है, तो पाथ डिफरेंस इज द डिफरेंस इन द फिजिकल डिस्टेंस बिटवीन द टू सोर्सेस टू द ऑब्जर्वर। ठीक है, मान लीजिए कि आपके पास दो सोर्स है। ठीक है, मान लीजिए आपके पास दो सोर्स है, एक लाइट सोर्स यहाँ पे है और एक लाइट सोर्स यहाँ पे है, और यहाँ पे कोई ऑब्जर्वर है, पी पॉइंट पे कोई ऑब्जर्वर है, तो ऑब्जर्वर इस लाइट सोर्स को भी देखेगा और इस लाइट सोर्स को भी देखेगा। ठीक है, ये ऑब्जर्वर पी जो है वो ए पॉइंट पे भी जो लाइट सोर्स है उसको भी देख रहा है और बी पॉइंट पे लाइट सोर्स है उसको भी देख रहा है। तो इस ऑब्जर्वर को कितना डिस्टेंस दिख रहा है इन दोनों सोर्सेस के बीच, उसको बोलते हैं path difference. This observer, the difference in the distance traveled from the source to the observer, मतलब कितना डिफरेंस है इन दोनों सोर्स के बीच जो इस ऑब्जर्वर को दिख रहा है। मान लीजिए पहला डिफरेंस ये है, ठीक है, ये डिस्टेंस है पहला AP, और दूसरा डिस्टेंस क्या है, BP। तो पाथ डिफरेंस क्या हो जाएगा, BP माइनस AP। ठीक है, पाथ डिफरेंस क्या हो जाएगा, BP माइनस AP, जो भी इन दोनों के बीच का डिस्टेंस होगा जो इस ऑब्जर्वर को दिख रहा है वो इसका क्या कहलाता है, पाथ डिफरेंस कहलाता है। ठीक है, अब इस फेज डिफरेंस में और पाथ डिफरेंस में रिलेशन होता है। ठीक है, क्या होता है रिलेशन दोनों में, फेज डिफरेंस इज द डिफरेंस इन द फेज एंगल ऑफ द टू वेव एंड पाथ डिफरेंस इज द पाथ ट्रेवर्स बाय द टू वेव। ठीक है, देखिए फेज डिफरेंस जो होता है वो 2 पाई बाय लैम्डा, फेज डिफरेंस जो होता है ये इंपॉर्टेंट है कि फेज डिफरेंस इज 2 पाई बाय लैम्डा इनटू पाथ डिफरेंस। ठीक है, अगर आपको पाथ डिफरेंस पता है और फेज डिफरेंस निकालना है तो फेज डिफरेंस फाई जो हो जाएगा वो होता है 2 पाई बाय लैम्डा इनटू क्या हो जाएगा, फेज डिफरेंस पाथ डिफरेंस के बराबर हो जाएगा डेल एक्स। ठीक है, फेज डिफरेंस फाई जो होगा या डेल फाई कर लीजिए वो 2 पाई बाय लैम्डा इनटू पाथ डिफरेंस हो जाएगा। ठीक है, सिमिलरली पाथ डिफरेंस जो होगा वो लैम्डा बाई 2 पाई, इसको उल्टा कर दीजिए तो लैम्डा बाई 2 पाई इंटू फेज डिफरेंस हो जाएगा। मतलब अगर आपको कोई भी एक क्वांटिटी पता है, फेज डिफरेंस पता है और पाथ डिफरेंस निकालना है तो 2 पाई बाय लैम्डा से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक, तो इन दोनों के बीच यही रिलेशन होता है, अगर फेज डिफरेंस पता है तो पाथ डिफरेंस कैलकुलेट कर लेंगे। सेकेंड, यूनिट जो होता है, ठीक है, फेज डिफरेंस का आप किस में मेजर करते हैं, रेडियंस में मेजर करते हैं। ठीक है, फेज डिफरेंस को हम रेडियंस में मेजर करते हैं, वही पाथ डिफरेंस को हम किस में मेजर करते हैं, मीटर्स में मेजर करते हैं। वैसे भी आप
रेडियंस को मीटर में और मीटर को रेडियंस में कन्वर्ट कर सकते हैं, पाई बाय 180 और 180 बाय पाई से मल्टीप्लाई करके। ओके, नाउ नेक्स्ट जो है वो है क्वांटिटेटिव एनालिसिस ऑफ एसएचएम। ठीक है, क्वांटिटेटिव एनालिसिस ऑफ एसएचएम मतलब एसएचएम में कुछ क्वांटिटेटिव एनालिसिस है वो हम देखेंगे। लेट अस कंसीडर, मान लीजिए ये इसका मीन पोजीशन है। मीन पोजीशन बताए थे क्या होता है, ये इसका मीन पोजीशन है जहां पे नेट फोर्स जो है वो क्या लगता है, 0 लगता है। ठीक है, इस मीन पोजीशन से मान लीजिए हमारा जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है वो ए है। ठीक है, राइट साइड में ए है और लेफ्ट साइड में क्या है, माइनस ए है। ये दोनों क्या है, एक्सट्रीम पॉइंट्स है। ठीक है, ये दोनों एक्सट्रीम पॉइंट्स है। ठीक है, ये सब ए माइनस ए ये एक्सट्रीम पॉइंट है, ये मेन पोजीशन है। नाउ पहला जो बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट। ओके, तो डिस्प्लेसमेंट था, अगर राइट साइड में देखें तो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट आपको क्या मिल सकता है, प्लस ए मिल सकता है। ठीक है, अबाउट द मीन पोजीशन अगर मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट देखे एसएचएम के केस में तो वो प्लस ए मिल सकता है। और डिस्प्लेसमेंट अगर नेगेटिव साइड में या लेफ्ट साइड में देखें अपने मीन पोजीशन से, दिस इज द मीन पोजीशन, मीन पोजीशन ये है, तो मीन पोजीशन के अगर राइट साइड में देखें तो प्लस ए और लेफ्ट साइड में अगर देखें तो माइनस ए। ठीक है, दूसरा एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन मैक्सिमम होगा कहाँ पे, राइट साइड या एक्सट्रीम पॉइंट्स पे। ठीक है, एक्सट्रीम पॉइंट्स पे एक्सेलरेशन जो होगा वो मैक्सिमम होता है, यानी कि सबसे ज्यादा एक्सेलरेशन उसका मैक्सिमम होता है। यानी कि फॉर एग्जांपल अगर आप इसका केस लिए थे, पेंडुलम का जो केस लिए थे, मान लीजिए ये इसका मीन पोजीशन है, तो अपने मीन एक्सट्रीम पॉइंट्स पे जब ये पहुंचेगा तो यहाँ पे एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा इन दोनों पॉइंट्स पे। ठीक है, इन दोनों पॉइंट्स पे एक्सेलरेशन मैक्सिमम हो जाएगा। ओके, और मीन पोजीशन पे एक्सेलरेशन, मीन पोजीशन इसका यहाँ पे है तो यहाँ पे एक्सेलरेशन हो जाएगा 0। ठीक है, तो एक्सेलरेशन की अगर बात करें तो मैक्सिमम होता है एक्सट्रीम पॉइंट पे और 0 होता है कहाँ पे, यहाँ पे मीन पोजीशन पे। ठीक है, नेक्स्ट स्पीड की बात करते हैं। ठीक है, स्पीड क्या होगा, 0 होगा कहाँ पे, एक्सट्रीम पॉइंट्स पे। दोनों एक्सट्रीम पॉइंट्स से अगर देखें टुवर्ड्स द लेफ्ट एंड टुवर्ड्स द राइट, तो वेलोसिटी या फिर स्पीड जो होगा वो 0 होगा एक्सट्रीम पॉइंट्स पे, क्योंकि आके यहाँ पे क्या होता है, रुक जाता है। जैसे एक्सट्रीम पॉइंट्स पे पहुंचता है ये क्या होता है, रुक जाता है। ठीक है, तो वहां पे वेलोसिटी क्या होता है, 0। या फिर स्प्रिंग मास का जो सिस्टम है, मान लीजिए x इज इक्वल टू 0, ये इसका मीन पोजीशन है, x 0 ये वाला पॉइंट है। मान लीजिए ये इसका x इज इक्वल टू a है, एक पॉइंट ये है और एक पॉइंट मान लीजिए x इज इक्वल टू माइनस ए है। ठीक है, तो जब जैसे ही a पे पहुंचेगा, आपने डिस्प्लेस किया तो वहां पे वेलोसिटी 0 हो जाता है, रुक जाएगा वहां पे, तो वेलोसिटी 0 हो जाएगा। लेकिन जब ये इस पॉइंट को क्रॉस कर रहा होगा x इज इक्वल टू 0, जब ये ऑसिलेट कर रहा है और जैसे x इज इक्वल टू 0 को क्रॉस कर रहा होगा तो वहां पे उसका वेलोसिटी क्या होगा, मैक्सिमम हो जाएगा, वहां पे मैक्सिमम रहेगा। ठीक है, एट द मेन पोजीशन पे। चौथा है काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, एनर्जी की अगर बात करें एसएचएम के केस में तो दो तरह के एनर्जी इसमें है, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी। दोनों को एक साथ देखते हैं, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी इज ड्यू टू वर्च्यू ऑफ स्पीड। ठीक है, स्पीड के कारण आता है काइनेटिक एनर्जी, यानी कि कोई मोशन में होता है तो उसमें काइनेटिक एनर्जी आ जाता है। और पोटेंशियल एनर्जी जो होता है इज ड्यू टू द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, वर्च्यू ऑफ इट्स पोजीशन। मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट है वो किसी हाइट पे है तो उसमें क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी होगा। कोई स्प्रिंग सिस्टम है वो अपने पोजीशन को चेंज करके एकदम, मान लीजिए आप उसको प्रेस करके रखे तो उसमें क्या है, पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड है। तो अपने पोजीशन या हाइट की वजह से जो एनर्जी होता है उसको बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी कहाँ होता है, अगर एक्सट्रीम पॉइंट्स पे देखें। वैसे भी आप जानते हैं काइनेटिक एनर्जी क्या होता है,
हाफ एम वी स्क्वायर होता है, मतलब वी पे डिपेंडेंट होता है। काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, वी पे डिपेंडेंट होता है। अगर एक्सट्रीम पॉइंट पे हमारा वी ही जीरो है तो काइनेटिक एनर्जी तो जीरो होगा ही। अगर कोई भी ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी जीरो है तो उसका काइनेटिक एनर्जी भी जीरो होगा। काइनेटिक एनर्जी अभी बताएं वर्च्यू ऑफ इट मोशन या वेलोसिटी के कारण होता है। तो अगर एक्सट्रीम पॉइंट्स पे वेलोसिटी जीरो है तो काइनेटिक एनर्जी अपने आप जीरो हो जाएगा। और अगर मैक्सिमम वेलोसिटी हमको मीन पोजीशन पे मिल रहा है तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी भी मीन पोजीशन पे ही मिलेगा, क्योंकि v अगर मैक्सिमम हो गया तो k तो मैक्सिमम हो ही जाएगा, क्योंकि मास तो कांस्टेंट है। ऑब्जेक्ट का तो मास चेंज हो नहीं रहा। चेंज क्या हो सकता है, वेलोसिटी, और अगर वेलोसिटी मैक्सिमम है तो काइनेटिक एनर्जी भी क्या होगा, मैक्सिमम होगा। ठीक है, नेक्स्ट पोटेंशियल एनर्जी। अब पोटेंशियल एनर्जी इज ड्यू टू द पोजीशन। अब जितना ज्यादा ये मैक्सिमम डिस्प्लेस होगा, जितना ज्यादा मैक्सिमम इसमें डिस्प्लेसमेंट होगा, हाइट होगा, उतना ही मैक्सिमम इसका पोटेंशियल एनर्जी होगा, उतना ही ज्यादा एनर्जी को स्टोर करके रखेगा, राइट। तो इसके मीन पोजीशन एक्सट्रीम पॉइंट्स पे अगर देखें तो पोटेंशियल एनर्जी होता है मैक्सिमम। इसके एक्सट्रीम पॉइंट्स पे इसका पोटेंशियल एनर्जी हो जाता है मैक्सिमम और मीन पोजीशन पे हो जाता है मिनिमम। ठीक है, अगर मीन पोजीशन पे देखें तो पोटेंशियल एनर्जी हो जाता है मिनिमम। ठीक है, आगे हम देखेंगे भी कि एनर्जी के केस में टोटल एनर्जी जो होता है एसएचएम में वो हमेशा कांस्टेंट रहता है। यानी कि अगर काइनेटिक एनर्जी बढ़ रहा है तो पोटेंशियल एनर्जी घटता है, अगर काइनेटिक एनर्जी घट रहा है तो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ता है। और हमेशा सम ऑफ द पोटेंशियल प्लस काइनेटिक, मतलब दोनों का सम जो होता है हमेशा कांस्टेंट रहता है एसएचएम के केस में। ठीक है, ओके। सो नेक्स्ट हमारा ये टॉपिक है एनर्जी इन एसएचएम, मतलब सिंपल हार्मोनिक मोशन में जो हमारा एनर्जी होता है वो कैसे वैरी करता है। तो सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर में या एसएचएम में एनर्जी ऑसिलेट करता है बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड द पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, सिंपल हार्मोनिक मोशन में एनर्जी होता है वो काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी के बीच क्या होता है, ऑसिलेट करता है। मान लीजिए जैसे कि ये हमारा है, देखिए ये काइनेटिक एनर्जी है, इस लाइन को पहले रेड से डिनोट करते हैं। ये जो रेड वाला लाइन है, ठीक है, ये जो रेड वाला लाइन है ये हमारा क्या है, काइनेटिक एनर्जी मान लीजिए, काइनेटिक एनर्जी है। और नेक्स्ट जो लाइन है ये पिंक जो लाइन ड्रॉ किए ये हमारा क्या है, पोटेंशियल एनर्जी। किसी भी पॉइंट पे आप देख लीजिए, चाहे वो इक्विलिब्रियम पोजीशन हो, एक्सट्रीम पॉइंट्स हो या कोई अदर पॉइंट हो, दोनों का सम जो होगा, दोनों एनर्जीज का जो सम होगा, मान लीजिए इसको हम ग्रीन से डिनोट कर रहे हैं यहाँ पे, दोनों एनर्जी का जो सम होगा ये ई वो हमेशा कांस्टेंट होगा। रेड जो काइनेटिक एनर्जी है, पिंक जो पोटेंशियल एनर्जी है और ये ग्रीन टोटल एनर्जी है। तो हमेशा सम ऑफ, हमेशा टोटल एनर्जी जो होगा काइनेटिक प्लस पोटेंशियल एनर्जी वो हमेशा क्या होगा, इक्वल होगा, कांस्टेंट होगा ई टोटल के। मान लीजिए इस पॉइंट पे देखते हैं, ठीक है, एक्सट्रीम पॉइंट्स पे देखते हैं। तो एक्सट्रीम पॉइंट्स पे हमारा क्या है, काइनेटिक एनर्जी क्या है, 0 और पोटेंशियल एनर्जी क्या है, मैक्सिमम। तो दोनों का अगर ऐड कीजिए तो 0 प्लस मैक्सिमम इतना आ गया ई टोटल। इस पॉइंट पे देखते हैं, अगर इस पॉइंट पे देखें, इस पॉइंट पे देखते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी भी हाफ है, मतलब टोटल का हाफ है, और ये पोटेंशियल एनर्जी भी, दोनों को जोड़ेंगे फिर आएगा यहाँ ई टोटल। मेन पोजीशन पे देखें तो यहाँ पे मेन पोजीशन पे पोटेंशियल एनर्जी हो गया 0, काइनेटिक एनर्जी हो गया मैक्सिमम। फिर से यही कंडीशन, दोनों को ऐड कीजिएगा आपको मिलेगा यही ई टोटल। मतलब किसी भी पॉइंट पे आप देख लीजिए इन दोनों का सम हमेशा ई टोटल के बराबर ही होगा। ठीक है, तो दैट इज द एनर्जी इन एसएचएम, हमेशा ये कांस्टेंट रहता है, ये आपको ध्यान रखना है। मास एंड द पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन द स्प्रिंग। In the SHM of the mass and spring system, there are no dissipative force. ठीक है, इसमें कोई भी dissipative force नहीं है, ये हमेशा कांस्टेंट रहा है, इसलिए टोटल एनर्जी जो है
सम ऑफ पोटेंशियल एंड काइनेटिक एनर्जी है, मतलब कोई एक्सटर्नल वैसा चीज नहीं है जिससे एनर्जी लॉस्ट हो। ठीक है, अगर कहीं पे एनर्जी लॉस्ट होता मतलब फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा है, ये सब हम आगे देखेंगे डैम्ड और इस फोर्स में। बट अभी अगर आइडियली मान लें कि कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है इसमें, तो क्या है, एनर्जी कांस्टेंट रह रहा है, कहीं और अगर लॉस्ट नहीं हो रहा है तो हमेशा ये दोनों कांस्टेंट है। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट द एनर्जी इन एसएच। ठीक है, तो एक बार अगर हम शुरू से देख ले और क्विक रिवीजन। ठीक है, हमने शुरू किया था पीरियोडिक मोशन से। पीरियोडिक मोशन क्या है, फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम के बाद क्या होता है, ये रिपीट करता है। हमने बताया था एग्जांपल, अर्थ का रोटेशन, हैंड्स ऑफ द क्लॉक का रोटेशन। ठीक है, उसके बाद पढ़े ऑसिलेटरी मोशन। ऑसिलेटरी मोशन क्या करता है, अपने मीन पोजीशन से टू एंड फ्रो ऑसिलेट करता है। इसके बाद हमने देखा सिंपल हार्मोनिक मोशन, जो कि एक स्पेशल केस है किसका, ऑसिलेटरी मोशन का ही स्पेशल केस था। सिंपल हार्मोनिक मोशन होने के लिए हमारे पास दो कंडीशन जरूरी था। पहला, रीस्टोरिंग फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होने चाहिए किसके, डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट के, और दूसरा पाथ ऑफ द ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन होना चाहिए, तभी इसको बोलते हैं कि ये सिंपल हार्मोनिक मोशन है, जिसका बेस्ट एग्जांपल था स्प्रिंग मास सिस्टम। ठीक है, नेक्स्ट पीरियोडिक मोशन। पीरियोडिक मोशन में कोई भी इक्विलिब्रियम पोजीशन नहीं होता, इस बात का ध्यान रखिए। दिस इज ऑसिलेटरी मोशन। ऑसिलेटरी मोशन में इक्विलिब्रियम पोजीशन होता है और टू एंड फ्रो ये क्या करता है, ऑसिलेट करता है। उसके बाद देखें हम पीरियोडिक मोशन के बाद जो हमारा था वो सिंपल हार्मोनिक मोशन था, जो कि एक स्पेशल केस था। ठीक है, किसका, ऑसिलेटरी मोशन का है। ठीक है, जिसमें दो कंडीशन थे, शुरू में बता चुके हैं, स्ट्रेट लाइन वाला और रिस्टोरिंग फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का, एग्जांपल स्प्रिंग मास सिस्टम का। ठीक है, इसमें कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स थे वेव्स के जो हमें समझने थे एसएचएम में, जैसे एम्पलीट्यूड क्या होता है, एम्पलीट्यूड क्या होता है, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होता है। फिर फ्रीक्वेंसी क्या होता है, फ्रीक्वेंसी नंबर ऑफ ऑसिलेशंस होते हैं कि पर सेकंड में कितने ऑसिलेशंस हुए। ठीक है, फिर टाइम पीरियड क्या होता है, फ्रीक्वेंसी नंबर ऑफ ऑसिलेशन था, टाइम पीरियड जितने टाइम के बाद वो फंक्शन अपने आप को रिपीट करना शुरू कर देता है उसको टाइम पीरियड बोलते हैं। ठीक है, फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला 1/t होता है, t इज द टाइम पीरियड। फेज की बात करें तो फेज क्या होता है, किसी भी इंस्टेंट ऑफ टाइम में जो उसका एंगल है किसी फंक्शन का, उसका फेज कहलाता है। ठीक है, जैसे कि x इज इक्वल टू a sin ओमेगा t प्लस फाइव, तो फेज क्या होगा, ओमेगा t प्लस फाइव। फेज डिफरेंस क्या होता है, हम बताए थे कि दो फंक्शन आपने लिया, एक साइन है, दोनों साइन फंक्शन है, पहला 0 से शुरू हो रहा है, दूसरा 30 डिग्री के बाद शुरू हो रहा है, तो दोनों के बीच कितना कितना एंगल का डिफरेंस आ रहा है, 30 डिग्री का, तो इसको बोलते हैं फेज डिफरेंस। ठीक, फेज डिफरेंस और पाथ डिफरेंस के बीच अंतर क्या था रिलेशन, फेज डिफरेंस इज इक्वल टू 2π/λ इनटू पाथ डिफरेंस। ठीक है, ऑल्सो सेम फेज और आउट ऑफ फेज कब होता है, जब जब ये क्या हो, इवन मल्टीपल हो। ठीक है, इवन मल्टीपल जब होता है यानी कि n पाई इवन मल्टीपल हो तो क्या होगा, सेम फेज में होगा। और ऑपोजिट फेज कब होगा, जब ये ऑड मल्टीपल हो। ठीक है, ऑपोजिट फेज कब होगा, जब ये ऑड मल्टीपल हो। ओके, हाँ। फिर पाथ डिफरेंस बताए थे कि ऑब्जर्वर कोई है, यहाँ पे ऑब्जर्वर P है और इससे दो सोर्सेज हैं, तो दोनों सोर्सेज फिजिकली कितना दूर है, दोनों के बीच कितना फिजिकल डिस्टेंस है एज सीन फ्रॉम द ऑब्जर्वर। ठीक है, ऑब्जर्वर को कितना डिफरेंस दिख रहा है, वही उसका क्या था, पाथ डिफरेंस था। ठीक है, फेज डिफरेंस पाथ डिफरेंस का रिलेशन बताए थे। ओके, क्वांटिटेटिव एनालिसिस में देखें कि कुछ चीजें जैसे कि डिस्प्लेसमेंट क्या होता है एक्सट्रीम पॉइंट्स पे या मीन पॉइंट्स पे, या फिर एक्सेलरेशन क्या होता है, जैसे एक्सट्रीम पॉइंट्स पे मैक्सिमम हो जाता है और एक्सेलरेशन 0 हो जाता है, कहाँ पे, मेन पोजीशन पे। स्पीड देखें, स्पीड क्या मैक्सिमम था, स्पीड मैक्सिमम कहाँ था, मेन पोजीशन पे, और एक्सट्रीम पॉइंट्स पे 0 था। एक्सट्रीम पॉइंट्स पे अगर v 0 है तो काइनेटिक एनर्जी भी 0 हो गया। ठीक है, उसी तरह पोटेंशियल एनर्जी बताए, दोनों का सम हमेशा
तो ई टोटल होता है, तो अगर काइनेटिक एनर्जी 0 है तो पोटेंशियल एनर्जी उस समय क्या होगा, मैक्सिमम। दिस वाज द एनर्जी इन एसएचएम। टोटल एनर्जी जो होता है हमेशा एसएचएम में क्या होता है, कांस्टेंट होता है, सम होता है काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी का। ठीक है, तो ये था हमारा सम बेसिक्स अबाउट द सिंपल हार्मोनिक मोशन एंड वेव्स, ऑसिलेटरी मोशन, इन सब के बारे में। ठीक है, हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हम सिंपल हार्मोनिक मोशन एसएचएम पे ही बेस्ड जो होंगे ऑसिलेटर्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, ऑसिलेटर्स जैसे इलेक्ट्रिकल ऑसिलेटर्स, मैकेनिकल ऑसिलेटर्स, ठीक है, इन सब के बारे में पढ़ेंगे, उसका डिफरेंशियल इक्वेशन लिखेंगे और उसका सॉल्यूशन फाइंड करेंगे, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, थैंक यू।